Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. This is Indian Economy Full Course. We are on unit number 7, Poverty and Unemployment, जिसमें हमने अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से समझ लिया है. आई होप कि वो कॉन्सेप्ट सारे आपको क्लियर हो गए होंगे. अनएम्प्लॉयमेंट में आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी. आज हम पॉवर्टी से स्टार्ट करेंगे, गरीबी को समझेंगे, गरीबी को हम फील भी करेंगे. ठीक है, तो समझने के साथ उसको फील करना बहुत ज़रूरी है. गरीबी क्या होती है समझते हैं. गरीबी देखिए दो तरीके से हो सकती है. कैसी? या तो हो सकता है एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जब आपके पास बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए भी पैसा ना हो. आपको रोटी कपड़ा मकान बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी आपके पास पैसे ना हो. दैट मीन्स कि आप एब्सोल्यूट पुअर हैं, आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं, आप एब्सोल्यूटली पुअर हैं, आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं. तो पहले तरीके की गरीबी क्या हो सकती है कि आपके पास बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा मकान के लिए भी पैसा नहीं है. दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली पुअर. एंड दूसरा हो सकता है रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है कि आप पुअर नहीं हैं लेकिन किसी और के कंपैरिजन में आप पुअर हैं. लेट्स से कोई इनकम, किसी की इनकम है 1 लाख पर मंथ. क्या ये आदमी पुअर है? बिल्कुल नहीं. लेकिन किसी की इनकम है 5 लाख पर मंथ. तो 5 लाख पर मंथ जिसकी इनकम है उसके कंपैरिजन में 1 लाख पर मंथ वाला क्या है? पुअर है. पर कैसा है? रिलेटिव पुअर है. रिलेटिव पुअर है. यानी दो तरह की पॉवर्टी हो सकती है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो सकती है और रिलेटिव पॉवर्टी हो सकती है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब कि बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, इतने गरीब हैं, आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए पैसा नहीं है, कपड़े के लिए पैसा नहीं है आपके पास. लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है कि आप किसी और के कंपैरिजन में गरीब हैं. वैसे आप गरीब नहीं हैं लेकिन किसी और के कंपैरिजन में आप गरीब हैं. हो सकता है मैं अंबानी साहब के कंपैरिजन में मैं तो बहुत ही गरीब हूं, है ना? हो क्या सकता है, बिल्कुल हूं. इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी यानी पॉवर्टी दो तरीके की हो सकती है. समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसमें. पॉवर्टी आप ऐसे लिख लीजिए, पहले आप बनाइए पॉवर्टी और दो तरीके की पॉवर्टी लिखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आप लिखिए लैक ऑफ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. वर्ड्स आप याद कीजिए. बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी फूड क्लोथिंग शेल्टर के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है. दैट मीन्स यू आर लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी. दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि जो आपकी इनकम है, अगर आपकी नेशन की बात करें, कंट्री की बात करें, तो कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है उस पर कैपिटा इनकम से भी नीचे आपकी इनकम है. दैट मीन्स यू आर लिविंग इन रिलेटिव पॉवर्टी. आप रिलेटिव पुअर है. पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम क्या होती है? अगर हम नेशनल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? पर कैपिटा यानी एक आदमी के पास कितनी इनकम है. नेशनल इनकम क्या होता है? यूनिट नंबर 1 से कनेक्ट कीजिए. नेशनल इनकम क्या था भाई? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. यही था नेशनल इनकम. एनआई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भाई. कनेक्ट कीजिए चीजें. तो नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन यानी पूरी नेशन की जो इनकम है उसके साथ टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दें उसको तो हर एक आदमी की कितनी इनकम है ये निकल के आ जाएगी. यानी एवरेज पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी. अगर पर कैपिटा इनकम से भी नीचे अगर आपकी इनकम है दैट मीन्स यू आर लिविंग इन रिलेटिव पॉवर्टी. दैट मीन्स यू आर लिविंग इन रिलेटिव पॉवर्टी. तो चलिए पहले हम रिलेटिव पॉवर्टी को पूरी तरह से डिस्कस कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी की. रिलेटिव पॉवर्टी ये जो टर्म है ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज में इसके बारे में बात होती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में तो इतने गरीब हैं, एब्सोल्यूट गरीब लोग हैं, तो वहां पर सिर्फ एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात होती है. रिलेटिव पॉवर्टी को हम समझ लेते हैं. समझने में क्या है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है इनकम इनइक्वालिटी का. इनकम इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है. समझते हैं इस चीज को. ये इनकम इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये इनकम इनइक्वालिटी को मेजर कैसे करें कि किस कंट्री में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, ये कैसे मेजर करें. इसको मेजर करने के लिए हमारे पास है लॉरेंज कर्व. लॉरेंज कर्व लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज कर्व. समझाता हूं मैं, पूरा समझाऊंगा और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है. लॉरेंज कर्व हो गया. मैंने आपको टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में आपको एक कर्व बताया था लेफर कर्व. लेफर कर्व पूछा जा सकता है. लॉरेंज कर्व हो गया, फिलिप्स कर्व हो गया. ये सारे कर्व्स आपसे पूछे जा सकते हैं. चलिए समझते हैं लॉरेंज कर्व क्या होता है. लॉरेंज कर्व समझने की कोशिश कीजिएगा, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझिएगा इस चीज को. एक्स एक्सिस में है पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन जो शुरू हो रही है ये गरीबों से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग विथ पुअर, और जैसे जैसे आगे आएंगे, जैसे जैसे इस यहाँ पर पहुंचेंगे यहाँ पर रिच होंगे. यानी पुअर से स्टार्ट होके बिगिनिंग विथ पुअर एंड एंडिंग विथ रिच. इस तरह से एक्स एक्सिस में क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन है. ऐसे कोई समझाएगा नहीं आपको लॉरेंज कर्व. समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, बहुत मजा आएगा. एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो दिमाग के तारे खुल जाएंगे सारे के सारे. और वाई एक्सिस में है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम.
यानी जो इनकम जनरेट हो रही है उसका कितना प्रोपोर्शन किस पॉपुलेशन को मिल रहा है। यानी अगर एक नेशन है, इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में देखते हैं कि टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट को उसमें जितनी इनकम जनरेट हो रही है उसका कितना परसेंटेज मिल रहा है। हमने जीडीपी में बात की थी, याद कीजिए कि 90% ऑफ पॉपुलेशन इज गेटिंग 10% ऑफ जीडीपी एंड 10% ऑफ पॉपुलेशन इज गेटिंग रेस्ट 90%। इनकम इनइक्वालिटी, ये कॉन्सेप्ट है, समझिए लॉरेंज कर्व से। लॉरेंज कर्व की पहले एक लाइन समझिए, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। लाइन ऑफ इक्वालिटी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि देखिए 20% में आपको 20% जो है इनकम मिलेगी, यानी फर्स्ट 20% को मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी 100 एंड टोटल जो इनकम है वो भी पूरे नेशन की है 100, समझ लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, एकदम सिंपल हो जाएगा फिर तो। यानी अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है और टोटल इनकम जो जनरेट हो रही है 100, तो 100 लोगों पर ये टोटल इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसी को तो हम बोल रहे हैं, अगर इनइक्वालिटी इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बोल रहे हैं इनकम इनइक्वालिटी। अगर इक्वालिटी से डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या बोलेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। समझ रहे हैं इस चीज को? समझिए अब लाइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या है कि 20% अगर है, 20% पॉपुलेशन को 20% इनकम मिल रही है, 40% पॉपुलेशन को 40% इनकम मिल रही है, 60% पॉपुलेशन को 60% इनकम मिल रही है, 80% पॉपुलेशन को 80% इनकम मिल रही है, 100% पॉपुलेशन को 100% इनकम मिल रही है। आप किसी भी एक सेक्शन को ले लीजिए, किसी भी एक पॉपुलेशन के किसी भी एक चीज को ले लीजिए, आप 60 to 80% वालों को देखिए, इनका क्या होगा? ये कितने लोग हैं? ये 20 लोग हैं, इन 20 लोगों को कितनी इनकम मिल रही है? 20 रुपए मिल रही है। समझ रहे हैं इस चीज को? समझ रहे हैं? यानी लाइन ऑफ इक्वालिटी क्या है? परफेक्ट इक्वालिटी है, यानी इनकम का परफेक्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। अगर इनकम का परफेक्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट मींस ये लाइन क्या है? लाइन ऑफ इक्वालिटी है। इस लाइन से जिस तरह से हम डेविएट करेंगे, इस लाइन से जिस तरह से हम डेविएट करेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हम पता चलेगा लॉरेंज कर्व। तो किसी कंट्री का कौन सा कर्व है, उस कर्व को बोल रहे हैं हम लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व हर एक कंट्री का डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड अपॉन इनकम इनइक्वालिटी, उस कंट्री में कैसा हाल है। मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ये लॉरेंज कर्व है, इंडिया का लॉरेंज कर्व है, मान लेते हैं भाई ये इंडिया का लॉरेंज कर्व है। यानी इंडिया का ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, इंडिया का ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, यानी परफेक्ट जो इक्वालिटी लाइन है उससे हम यहां पर हैं, यानी उससे हम दूर हैं। अगर हम यहां पर होते इसका मतलब क्या होता कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी के नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे यहां परफेक्ट इक्वालिटी है, यानी जितना गरीबों को पैसा जा रहा है उतना ही अमीरों के पास पैसा जा रहा है, पर ऐसा है तो नहीं ना। तो हमारा इंडिया का कर्व कैसा है? ऐसा लॉरेंज कर्व है। अब लॉरेंज कर्व ऐसा क्यों है, आप इस चीज को समझिए, एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ये लॉरेंज अगर हमारा कर्व है, तो अगर 80 वाले को देखिए आप, यानी पहली जो 80 पॉपुलेशन है, यानी अगर 100 लोग हैं उसमें पहले जो 80 लोग हैं उनको सिर्फ कितनी इनकम मिल रही है? 20% इनकम मिल रही है, यानी सिर्फ 20 रुपए मिल रहा है। और बाकी 80 to 100 यानी इन 20 लोगों को कितनी इनकम मिल रही है? 80 रुपीज की इनकम मिल रही है। यानी इसमें मैं आपको क्या बोला कि 80 लोगों के पास, यानी 80% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 20% इनकम जा रही है और रेस्ट 20% लोगों के पास 80% इनकम जा रही है। इसका मतलब है क्या है कि इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम में इनइक्वालिटी है। तो ये कर्व क्या बता रहा है कि कितने इनकम इनइक्वालिटी है। तो जिस कर्व का, जिस कंट्री का कर्व जितना ज्यादा परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से दूर होगा, उस कंट्री में उतनी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये नीला वाला जो इंडिया का कर्व है और ये जो रेड वाला है ये ब्राजील का कर्व है, तो आप, मैं क्या ये बात कह सकता हूं कि ब्राजील में इनकम इनइक्वालिटी इंडिया से ज्यादा है, क्योंकि ब्राजील का जो लॉरेंज कर्व है वो इंडिया से और दूर है, परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से और ज्यादा दूर है। यानी इंडिया के केस में और ब्राजील के केस में अगर दोनों कंट्री को कंपेयर करें, यानी यहां पर हम लॉरेंज कर्व की मदद से हम कंट्रीज की इनकम इनइक्वालिटी को कंपेयर भी कर सकते हैं कि जो भी नेशनल इनकम आ रही है उस कंट्री में, क्या वो नेशनल इनकम सही रूप से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही है? क्या सही रूप से पूरी पॉपुलेशन में वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या गरीबों को कम हिस्सा मिल रहा है, क्या अमीरों को ज्यादा हिस्सा मिल रहा है? इंडिया के केस में तो ऐसा ही है, 80% पॉपुलेशन 20% लोगों के पास जा रही है और 20% पॉपुलेशन के पास 20% पॉपुलेशन के पास 80% इनकम है। समझ रहे हैं इस चीज को? हमने जीडीपी के केस में इसको ऐसे पढ़ा था, जो रियलिटी थी कि 90% इनकम 10% पॉपुलेशन के पास जा रही है और 10% इनकम 90% पॉपुलेशन के पास जा रही है, ऐसा कुछ पढ़ा था। इनकम इनइक्वालिटी है, जीडीपी इस चीज को बता नहीं रहा था, वहां पर हमने ये चीज सीखी थी। तो लॉरेंज कर्व क्या बताता है? आपसे एग्जाम में पूछे कि लॉरेंज कर्व क्या बताता है? इनकम इनइक्वालिटी को बताता है। और जिस कंट्री का लॉरेंज कर्व परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से जितना दूर होगा, उस कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। समझे बात या नहीं?
कमेंट में कुछ भी नहीं लिखते हो, समझ ही नहीं आता, समझे या नहीं। अल्पना बेचारी लिख देती है तो इनकम इनइक्वालिटी समझे, लॉरेंज कर्व समझे या नहीं समझे, यानी लॉरेंज कर्व थोड़ा सा लिख लीजिए। लॉरेंज कर्व, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज कर्व क्या बता रहा है, रियलिस्टिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से रियल में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी भी कंट्री में, वाकई में कंट्री में किस तरह से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये लॉरेंज कर्व बता रहा है उस चीज को। जिस कंट्री का जो लॉरेंज कर्व है जितना परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के पास में होगा, जितना लाइन के पास में होगा वहां पर इनकम इनइक्वालिटी उतनी कम होगी, जितना दूर होगा वहां पर इनकम इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। समझे, इस तरह से पढ़ते हैं इस कर्व को। और यहां पर मैंने एग्जांपल दिया जो कि रियलिस्टिक एग्जांपल था कि ब्राजील हैव मोर इनकम इनइक्वालिटी देन इंडिया, और ब्राजील और इंडिया जो है ये कंपेरेबल इकोनॉमीज है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं कंपेरेबल इकोनॉमीज हैं, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। मैंने ब्राजील को कंपेयर करके आपको दिखाया। लेकिन लिमिटेशन क्या है लॉरेंज कर्व में कि कंपेयरिंग मोर कंट्रीज इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यहां पर बहुत ढेर सारी कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करने लगेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना भाई, एक ग्राफ में कितनी चीजें लाओगे, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अच्छा, लॉरेंज कर्व से जुड़ा एक चीज है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट, इस गिनी कोफिशिएंट को समझते हैं, कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी सा टर्म है। गिनी कोफिशिएंट क्या है, मान लीजिए ये कंट्री का कोई लॉरेंज कर्व है, मान लीजिए इंडिया का लॉरेंज कर्व है, ये मान लीजिए इंडिया का लॉरेंज कर्व है। तो ये परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है, ये परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है। इस परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से और इस लॉरेंज कर्व से ये कितना एरिया है, ये एरिया निकाल लीजिए। एरिया आप मैथमेटिक्स से निकालना नहीं है, बस आप समझ लीजिए, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये एरिया हो गया, इस एरिया, ये एक एरिया ये हो गया। और ये जो लॉरेंज कर्व है किधर, किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ये इस वाले ट्राइंगल में लाई कर रहा है। इस वाले ट्राइंगल का कितना एरिया है, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी इसको बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं हम गिनी कोफिशिएंट। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा बेटा कि जिस ट्राइंगल में वो लॉरेंज कर्व लाई कर रहा है उसका जितना एरिया है उसमें से कितना ऐसा एरिया है कि उसका जो कितना ऐसा एरिया है जो परफेक्ट इक्वालिटी लाइन और लॉरेंज कर्व के बीच में है। इसका मतलब ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी होगी। तो गिनी कोफिशिएंट क्या है, गिनी कोफिशिएंट आप पहले फॉर्मूला लिखिए फिर समझने की और कोशिश करते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। एरिया बिटवीन परफेक्ट इक्वालिटी लाइन एंड लॉरेंज कर्व ऑफ अ कंट्री। तो लॉरेंज कर्व किसी कंट्री का था, उसको परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से जो बीच का एरिया आया वो एरिया कितना है वो देख लीजिए, और वो लॉरेंज कर्व जिस ट्राइंगल में लाई कर रहा है उस ट्राइंगल का एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन विच लॉरेंज कर्व्स लाइज, ये निकाल लीजिए। तो ये जितना भी आएगा, अब देखिए ये ट्राइंगल का एरिया तो सेम रहेगा हर जगह, ये ट्राइंगल का एरिया तो सेम है, लेकिन यहां पर बस ये चेंज होगा, हर कंट्री का लॉरेंज कर्व बदलेगा। किसी कंट्री का अगर लॉरेंज कर्व मैं कहूं कि ये है तो उसका एरिया सिर्फ इतना आएगा जितना डार्क हो गया है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो हर कंट्री का जब लॉरेंज कर्व बनेगा और गिनी कोफिशिएंट आप निकालेंगे तो नीचे वाला तो सेम रहेगा, ऊपर वाला चेंज होगा। ऊपर वाला चेंज होगा तो क्या होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि किस कंट्री में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है। तो जिसका गिनी कोफिशिएंट ज्यादा होगा यानी ये वाला एरिया ज्यादा होगा उसका इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि लॉरेंज कर्व जितना दूर होगा परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से तो उतना ही ज्यादा एरिया होगा, उतना ज्यादा एरिया होगा तो गिनी कोफिशिएंट उतना ज्यादा होगा तो उतनी ही ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा है। समझे। तो परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से, तो इसको हमने सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया, जो मैंने आपको लॉरेंज कर्व का मतलब समझाया, एसेंस समझाया, उसको इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म देके गिनी कोफिशिएंट बना दिया उसको। अब गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जो हो सकती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 कब होगी, जब जो लाइन जो लॉरेंज कर्व है वो अगर परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के ऊपर ही बन गया तो उसका क्या होगा, एरिया 0 होगा। यानी 0 डिवाइड बाई ये ट्राइंगल का एरिया कुछ भी हो, कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। यानी गिनी कोफिशिएंट कितना आएगा, 0 आएगा। या तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, किसी कंट्री का कर्व हो सकता है कि सिर्फ इतना ऐसे लाई हो, यानी वहां पर परफेक्ट इनइक्वालिटी हो। तो अगर किसी कंट्री का कर्व ऐसा है तो उसका एरिया जो होगा वो ट्राइंगल का एरिया उस ट्राइंगल के एरिया बराबर हो जाएगा, यानी कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी गिनी कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। अगर 0 है दैट मींस कि परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के ऊपर उस कंट्री का लॉरेंज कर्व है, दैट मींस उस कंट्री में इनकम सही रूप से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट मींस कि वो परफेक्ट इक्वालिटी में है, परफेक्ट इक्वालिटी है वहां पर। लेकिन अगर किसी कंट्री का गिनी कोफिशिएंट 1 है दैट मींस कि उसका जो ट्राइंगल का एरिया आया, उसका जो लॉरेंज कर्व का एरिया आया, उसका ग्राफ तो सिर्फ ऐसे बन गया,
ऐसे बन गया तो क्या हुआ, इसका मतलब गिनी कोफिशिएंट 1 आ गया। दैट मींस कि हाईली इनकम इनइक्वालिटी, यानी वहां पर परफेक्ट इनइक्वालिटी है, वहां पर परफेक्ट इनइक्वालिटी है, परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो 0 है गिनी कोफिशिएंट तो परफेक्ट इक्वालिटी है, अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। समझे क्यों? तो गिनी कोफिशिएंट क्या बता रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। सिंपल सा चीज है, जितना ज्यादा गिनी कोफिशिएंट होगा उतना ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी होगी। समझे इस बात को? एकदम इजी है, एकदम इजी है, इससे ज्यादा इजी हो ही नहीं सकता। तो यहां पर आप लिख लीजिए गिनी कोफिशिएंट क्या है, आपने लिख लिया, साथ में लिख लीजिए ये चीज, यहां पर गिनी कोफिशिएंट अगर बढ़ेगा तो इनकम इनइक्वालिटी भी ज्यादा होगी, और वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाया करेगी। परफेक्ट इक्वालिटी होगा 0 एंड परफेक्ट इनइक्वालिटी होगा 1। तो हमेशा जो कंट्रीज होंगी, अगर परफेक्ट इक्वालिटी नहीं है, परफेक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, तो वो क्या करेंगी, 0 से 1 के बीच में लाया करेंगी। उनकी जो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो बेसिकली 0 से 1 के बीच में लाया करेगी। तो अगर 0 से 1 के बीच में लाया करेगी तो हम अगर मिड पॉइंट 0.5 मान लें तो क्या होगा, 0.5 के अगर पहले है, यानी 0 से 0.5 के बीच में है, इसका मतलब है कि सीरियस इनइक्वालिटी नहीं है, नॉट मच सीरियस इनइक्वालिटी। क्योंकि 1 की तरफ जिस तरह से हम जाएंगे, जैसे जैसे हम 1 की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इनइक्वालिटी की तरफ हम जाएंगे। अगर जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे यानी हम इक्वालिटी की तरफ जाएंगे, यानी उतना ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। तो 0.5 से 1 के बीच में अगर देखें, अगर वैल्यू यहां पर है, दैट मींस कि देयर इज अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहां पर इनइक्वालिटी की अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इसी चीज पर गिनी कोफिशिएंट के हिसाब से अगर मैं कंट्रीज को देखूं, अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखूं, बिलवड, तो इसको अगर मैं देखूं तो इसकी गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.7। इन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया और तालिबान अब अफगानिस्तान में आ गया है। कोई सीरियस इशू नहीं है इतना, पर आप न्यूज़ से थोड़ा सा बच के चलिएगा इस समय, ठीक है। यूएसए की क्या है गिनी कोफिशिएंट 0.7 है। इंडिया का क्या है 0.37 है ऑफिशियली, 0.37 है ऑफिशियली। समझाता हूं इसका मतलब क्या है। एंड जापान एंड साउथ कोरिया का गिनी कोफिशिएंट क्या है 0.25 है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनइक्वालिटी ज्यादा है, इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया में तो इतनी नहीं है, 0.7 है। दैट मींस कि अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी है यहां पर, इंडिया में उतनी नहीं है। लेकिन अगर हम जापान एंड साउथ कोरिया को देखें तो यहां पर 0.25 है, यानी इनके कंपैरिजन में इंडिया में ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। यानी 0.37, 0.7 एंड 0.25 का ये आंकड़ा आप समझ रहे हैं। यहाँ पर हमने ये बोला कि इंडिया का जो गिनी कोफिशिएंट है ये ऑफिशियली 0.37% है, वो भी ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर है, ये इनकम के बेसिस पर हमने नहीं निकाला है, ये हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर निकाला है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याद कीजिए, जीडीपी का जो फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर मेथड वाला, वहां पर C + I + G + NX, हमने पूरे लेक्चर्स में यही काम किया है। और C यहाँ पर क्या था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाई हाउस होल्ड्स। तो एक हम यहाँ पर क्या बात करें, हम यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। तो गिनी कोफिशिएंट हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे निकाला है इंडिया के केस में, और इंडिया के केसेस में निकालने पर हमारा वैल्यू कितना आया है 0.37 आया है। हमने इनकम के बेसिस पे क्यों नहीं निकाला, क्योंकि गेटिंग इनकम डेटा इज डिफिकल्ट। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि गेटिंग इनकम डेटा इज डिफिकल्ट, एंड उन्होंने ये बात बोली कि फॉर सम पीपल देयर इज नो इनकम, उनके पास कोई इनकम ही नहीं। जैसे कि जो सब्सिस्टेंस फार्मर्स हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं वही कंज्यूम कर लेते हैं, उनके लिए कोई इनकम नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे जो गिनी कोफिशिएंट निकाल रही है उसके दो कारण दे रही है कि उनके पास इनफ इनकम डेटा नहीं है और इनकम डेटा पाना डिफिकल्ट है, और दूसरी चीज वो ये बोल रही है कि कुछ लोगों के पास इनकम नहीं होती, जो वो प्रोड्यूस करते हैं वही वो कंज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ऐसा बोल रही है। और उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे निकाल के अपना गिनी कोफिशिएंट 0.37 बताया। इसका मतलब ये है कि हम देयर इज नॉट मच सीरियस इनइक्वालिटी इन इंडिया। लेकिन हमें यूएसए के केस में हमारा क्या है कि अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी है, जैसे कि गिनी कोफिशिएंट बताता है। लेकिन ये जो ऑफिशियल आंकड़ा है, हमेशा जो ऑफिशियल आंकड़े होते हैं उनको बहुत ध्यान से देखा करिए। 0.37 दिखाया है, और IHDC रिसेंटली जो कैलकुलेशन किया गया था IHDC के द्वारा, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे ऑफ इंडिया, IHDC, इसने जब कैलकुलेशन किया और इनकम के हिसाब से गिनी कोफिशिएंट को निकाला तो उसको पता चला कि गिनी कोफिशिएंट इनकम के हिसाब से 0.55 है। और उसने लैंड ओनरशिप की, किसके पास कितना लैंड है, लैंड बेस्ड जो वेल्थ बेस्ड इनइक्वालिटी है वो कितनी है इंडिया में, तो गिनी कोफिशिएंट जब लैंड ओनरशिप के बेस पे निकाला तो 0.7 है। दैट मीन्स कि अगर आप इनकम के बेसिस पे देख लो या लैंड ओनरशिप के बेसिस पे देख लो, इंडिया में अलार्मिंग सिचुएशन है इनइक्वालिटी की।
there is alarming situation of income inequality also and wealth based inequality also. So आंकड़ा गवर्नमेंट का कह रहा है 0.37 और हमारा IHDC क्या बोल रहा है 0.55 इनकम के बेसिस पे. That means we are in alarming situation of income inequality. Rich is becoming rich and poor is getting poor day by day. लेकिन कुछ गिनी कोफिशिएंट की लिमिटेशन भी है. गिनी कोफिशिएंट सिर्फ बात कर रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी की बात कर रहा है. लेकिन सोशल इनइक्वालिटी भी हो सकता है, देश में सोशल इनइक्वालिटी भी हो सकता है, जेंडर इनइक्वालिटी भी हो सकता है, ठीक है, रीजनल इनइक्वालिटीज भी हो सकता है, इस रीजन का उस रीजन से इनइक्वालिटी हो सकता है. तो ये सारा कुछ अकाउंट नहीं कर रहा है गिनी कोफिशिएंट. गिनी कोफिशिएंट सिर्फ कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की वजह से सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बता रहा है, इनकम इनइक्वालिटी को बता रहा है. बाकी जो सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है. ये लिमिटेशन है गिनी कोफिशिएंट की. तो यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते भी जाइए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप इसी ऑर्डर में पढ़ते जाएं और आपको मेरा चेहरा याद आता रहे और सब चीज़ रिवाइज होती रहे, ताकि आपका सब कुछ जल्दी से रिवाइज हो जाए. तो आप ऐसे ही लिखते चलिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. टाइम है हमारे पास, चिंता मत कीजिए, बस करिए वही जो मैं कह रहा हूँ. उसके बाद आप प्रॉपर रिवीजन कीजिए, चीज़ों को कंसोलिडेट कीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए, आप अपने में इंप्रूवमेंट देखिए. आगे बढ़ें, इतना ठीक है. इतना ही है रिलेटिव पॉवर्टी में. तो रिलेटिव पॉवर्टी में हमने लॉरेंज कर्व को समझा और गिनी कोफिशिएंट को समझा और इनकम इनइक्वालिटी की हमने बेसिक यहां पर बातें की. अब हम समझते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की. तो यहां पर डेवलपिंग नेशन क्या बात करेगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी पैसे नहीं है. लैक ऑफ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी पैसे नहीं है. अब इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करना पड़ेगा. भाई कैसे नापें कि कौन कितना गरीब है, कौन नहीं है, कौन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, कैसे नापें. इसके लिए कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट. लिखिए पॉवर्टी लाइन होती क्या है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. लिखिए भाई पॉवर्टी लाइन क्या होता है. कैन बी डिफाइंड एज द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैन बी डिफाइंड एज द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीडेड बाय अ हाउसहोल्ड टू फुलफिल सर्टेन बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट. ध्यान दीजिएगा, सर्टेन बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द मेंबर्स, फॉर ऑल द मेंबर्स इन द हाउस, फॉर ऑल द मेंबर्स ओवर अ टाइम पीरियड. तो पॉवर्टी लाइन क्या है, लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कंज्यूम करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ता है, कंजम्पशन करने के लिए, अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ता है. तो the level of consumption expenditure needed by a household to fulfill certain basic minimum requirement of all members over a time period is poverty line. यानी poverty line कोई एक नंबर होगा, हो सकता है वो नंबर क्या है. लेट से अगर मैं मान लेता हूं, इसको मैं इससे समझते हैं, इस एग्जांपल समझते हैं, बहुत मजे से समझ में आएगा. मान लेते हैं गिलास है, ये गिलास हमारा कंट्री है इंडिया, और ये पानी जो है ये पॉपुलेशन है इंडिया की, पानी जो है इंडिया की पॉपुलेशन है, और हर एक पानी की जो ड्रॉपलेट है वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए उसको. पॉपुलेशन का एक आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है, बच्चे बूढ़े सब कोई है यहाँ पर. यानी ये पानी क्या है, ये टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की. इस पानी में, इस टोटल पॉपुलेशन में मैं पता करना चाह रहा हूं कि कौन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहा है, किसके पास अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए पैसा नहीं है. कौन वो है, ऐसे लोग हैं इस पॉपुलेशन में जो बेचारे एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं. मैं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं. इससे कॉन्सेप्ट आया पॉवर्टी लाइन का. इस गिलास में अगर मैं एक लाइन खींच दूं, यानी उस लाइन के जितने भी नीचे हैं सब क्या है, उनके पास बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, और उसके ऊपर जितने हैं उन सबके पास है. तो ये मैं मान लेता हूं कि जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि इमेजिनरी लाइन होगी, उस लाइन से आप ये बात समझेंगे. तो अगर मैं बोल दूं आपको कि मान लीजिए किसी भी इंसान को, किसी भी हाउस होल्ड को अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 1000 रुपये चाहिए पूरे मंथ में, he needs 1000 rupees per month for all members. तो अगर उसको बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट करने के लिए इतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, 1000 रुपए का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो मैं मान लेता हूं कि 1000 रुपए क्या है, ये पॉवर्टी लाइन है. 1000 रुपए से जो ज्यादा कर रहे होंगे वो होंगे अबव पॉवर्टी लाइन. यानी वो क्या होंगे, अबव पॉवर्टी लाइन. यानी उनके पास है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 रुपए से ज्यादा करने के लिए, यानी वो पॉवर्टी, गरीबी रेखा से ऊपर है. और जो नीचे होंगे उन्हें हम बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन. बिन पेंदी का लोटा मत बोल दीजिएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन है ये, ठीक है, BPL.
यानी ये जो बीपीएल होंगे इनके पास 1000 रुपए से मंथ में कम पैसा आ रहा होगा। लेट्स से उनके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा किसी के पास 900 रुपए पर मंथ में, किसी के पास होगा 500 रुपए पर मंथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी ये क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। यानी इनके पास बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 1000 रुपए चाहिए, वो 1000 रुपए भी इनके पास नहीं है। इस चीज की फील लो भाई, उसके पास 1000 रुपए भी नहीं है अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। हो सकता है 500 हो, 600 हो, 700 हो, पर 1000 नहीं है। दैट मीन्स कि वो क्या है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में। समझे इस बात को? ये बात समझ आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो जैसे हम पूछ रहे थे, याद कीजिए कि कितना टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो हमने निकाला था वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो निकाला था। आई होप कि वो बात आपको याद है। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि इस टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं, इस टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट वो ऐसा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्या हम ये बात निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल पॉपुलेशन का कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करती है, इनटू 100 कर दूं तो ये क्या निकल के आ जाएगा? ये क्या निकल के आ गया कि टोटल पॉपुलेशन का वो कितना हिस्सा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो क्या मैं निकाल सकता हूं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल पॉपुलेशन लेट से 100 है, उसमें से 26 लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसका मतलब क्या है कि 26% क्या है, हमारा लोग पुअर है। पूरी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन में 26 जो है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, यानी उनके पास बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। ये चीज हम कैसे निकालें? इस चीज को निकालने के लिए हमारे पास है हेड काउंट रेशियो, HCR बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। तो जो मैंने आपको अभी बताया उसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ टोटल हाउस होल्ड्स इन अ कंट्री एंड नंबर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड। तो जितने भी बीपीएल हाउस होल्ड्स हैं उनको अगर हम टोटल हाउस होल्ड से डिवाइड कर दें, इनटू 100 कर दें, तो क्या हमें पता चल जाएगा, हेड काउंट रेशियो। अब ये हेड काउंट रेशियो हमें क्या बताएगा कि टोटल पॉपुलेशन में, अगर ये मैं बोल दूं ये टोटल पॉपुलेशन है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी क्या है। इंसिडेंस का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का कितना परसेंट ऐसा है जो पॉवर्टी में रह रहा है। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, इंसिडेंस कितने लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। समझ गए इस चीज को? तो हेड काउंट रेशियो, इसको हेड काउंट क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई आप सैटेलाइट में एक कैमरा लगा है, अगर नीचे लोग खड़े हैं तो उनका हेड दिखेगा ना, काला काला, ये जिनके बाल नहीं होंगे उनकी एकदम सपाट दिखेगा सब कुछ, हेड दिखेगा बेसिकली। यानी अगर ऊपर से काउंट करें तो हम अगर काउंट कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग हैं जो बीपीएल लाइन के नीचे आते हैं, उनके कितने ऐसे हेड हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हेड काउंट रेशियो। ठीक है, मतलब भी समझ लो भाई कि हेड काउंट रेशियो बोल ही क्यों रहे हैं। समझ गए? यानी टोटल बीपीएल हाउस होल्ड्स कितने हैं पूरी पॉपुलेशन में, इसको हम बोल सकते हैं कि हेड काउंट रेशियो ये हेड काउंट रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी के बारे में हमें बता रहा है। इंसिडेंस कि कितने लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, कितने लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं। So it tells incidence of poverty। लिखते चलिए मेरे साथ, incidence of poverty, इसका मतलब क्या है कि proportion of poor population, कितने लोग गरीब हैं। लेकिन इसने आपको ये बता दिया कितने लोग गरीब हैं, पर मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, यहां पर एक चीज पूछता हूं और सोचिएगा इस चीज को। ठीक है, मैं मान लेता हूं पॉवर्टी लाइन क्या है, ये 1000 रुपीज जो है पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, ये जो सेम चीज है मैंने यहाँ पर रीड्रॉ की है, ये जो पानी आपको दिख रहा है ये पॉपुलेशन है, और ये बीपीएल की पॉपुलेशन है, और ये एपीएल है, अब पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, अच्छा मैं बीपीएल की ही बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं बीपीएल की बात करना चाहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है ये 1000 रुपए किसी को चाहिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए, वो पॉवर्टी लाइन है, तो क्या हो सकता है किसी एक व्यक्ति के पास हो सकता है 900 रुपए हो, 900 रुपए हो, माफ कीजिएगा 900 रुपए हो, वो 900 रुपए का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता हो, उसके पास 100 रुपए का शॉर्टेज होता हो, लेट्स से उसके पास कितने रुपए का शॉर्टेज है, 100 रुपीज का शॉर्टेज है, और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास सिर्फ 200 रुपए हो, वो सिर्फ 200 रुपए का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर पाता है पूरे मंथ में, उसके लिए कितना शॉर्टफॉल है, उसके लिए 800 रुपए का शॉर्टफॉल है। यानी मैं क्या ये बता सकता हूं कि बिलो पॉवर्टी लाइन में, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 100 लोगों में से 26% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं, ठीक है, इस 26 लोगों में से क्या मुझे ये कोई बता सकता है कि इन 26 में कौन कितना गरीब है, कौन कितना गरीब है, इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी का मतलब यह है कि धूप जब निकलती है तो कभी कभी बहुत कड़ी धूप निकलती है, कड़ी धूप होती है, कभी कभी बहुत हल्की धूप होती है, तो धूप की वो इंटेंसिटी है कि कितनी तेजी से धूप आ रही है आपके पास। उसी तरह से बिलो पॉवर्टी लाइन तो ये सारे हैं,
लेकिन इन सारों में से क्या आप ये बात मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इसको नंबर 1 कहूं, नंबर 2 कहूं, तो क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर 1 और नंबर 2 में कौन कितना ज्यादा गरीब है, तो आप क्या बोलोगे? ये दूसरा वाला बहुत ज्यादा गरीब है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 200 रुपए है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए। इसको 100 रुपए की 1000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, या 1000 रुपए होता तो ये पॉवर्टी लाइन में आता, लेकिन पॉवर्टी लाइन से कितना शॉर्टफॉल है इसका? 800 रुपीज का शॉर्टफॉल है। 800 रुपए अगर इसको कोई दे दे तो ये पॉवर्टी लाइन पे पहुंच जाएगा, और 900 अगर कोई दे दे तो ये तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चला जाएगा। यानी इतना शॉर्टफॉल है, इतना शॉर्टफॉल है। तो क्या इस गैप को इस शॉर्टफॉल को क्या मैं पॉवर्टी गैप कह सकता हूं? क्या मैं इस चीज को पॉवर्टी गैप कह सकता हूं? क्या ये पॉवर्टी गैप मुझे क्या बता रहा है? क्या ये मुझे इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी नहीं बता रहा है? इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, अरे भैया इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बताया या नहीं बताया? बिल्कुल बताया। तो जितना ज्यादा पॉवर्टी गैप होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी गरीबी की, यानी उतना गरीब होगा। एक बात ठीक है, एक बात आपने ये बता दिया कि पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग गरीब हैं, ठीक है, लेकिन एक बात और बताइए कि उसमें से कितने जो गरीब हैं उसमें से वो कितने गरीब हैं, हाउ मच, इंटेंसिटी क्या है गरीबी की, वो कौन बताएगा? वो पॉवर्टी गैप बताएगा, वो पॉवर्टी गैप बताएगा आपको। यानी पॉवर्टी गैप क्या बताएगा? इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। और हेड काउंट रेशियो क्या बताएगा आपको? इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। समझ आई बात? समझ आई? तो यहां पर मैंने लिखा है डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, इसी को हम जो शॉर्टफॉल है इसको हम डेप्थ ऑफ पॉवर्टी भी बोलते हैं। ये जो शॉर्टफॉल है इतना, इसको पॉवर्टी गैप बोल लीजिए, या इसको डेप्थ ऑफ पॉवर्टी भी बोल लीजिए, कितनी गहराई है ये भी बोल सकते हैं। और ये डेप्थ ऑफ पॉवर्टी बताएगा क्या? एक्चुअल में इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ही बताएगा। तो यहां पर लिखिए, आप ये लिखते चलिए मेरे साथ, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी टॉक्स अबाउट शॉर्टफॉल और डिफरेंस इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन से कितना शॉर्टफॉल है आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ये बताएगा डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। एंड डेप्थ ऑफ पॉवर्टी क्या बता रहा है? नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। आप कितना ज्यादा गरीब हैं, गरीब है चलेगा, पर कितना गरीब है। हो सकता है एक आदमी 900 रुपए कमा रहा हो, वो तो 100 रुपए का ही शॉर्टफॉल है, 900 रुपए का ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। भाई कमाने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 900 रुपए का ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है वो, तो 100 रुपए का शॉर्टफॉल है। उसको अगर कोई 100 रुपए दे दे तो वो तो गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाएगा। तो यानी कोई कम गरीब है गरीबी में भी, और कोई ज्यादा गरीब है, इसको बताने वाला है डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पॉवर्टी गैप। इसी को हम बोल रहे हैं पॉवर्टी गैप। अब देखिएगा इस चीज को, यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं समझाता हूं यहां पर क्या है। मतलब एवरेज शॉर्टफॉल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम पॉवर्टी लाइन फॉर इंटायर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का कितना शॉर्टफॉल है पॉवर्टी लाइन से, वो निकालेंगे हम पॉवर्टी गैप में। अभी समझ में आ जाएगा आपको। लिखिए पहले, एवरेज शॉर्टफॉल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम पॉवर्टी लाइन फॉर इंटायर पॉपुलेशन, एपीएल प्लस बीपीएल, यानी अबव पॉवर्टी लाइन वाले का भी शॉर्टफॉल कितना है और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले का भी कितना शॉर्टफॉल है। अब यहां पर अगर एक बात आप समझें, मैं बोल रहा हूं कि अबव पॉवर्टी लाइन वाला लेट से यहां पर है, ये सरप्लस में है, ये तो सरप्लस में है, इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है ये 1200 रुपए पर मंथ कर रहा हो, यानी ये तो ज्यादा कर रहा है पॉवर्टी लाइन में जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट था। कि इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1000 रुपए अगर आपके पास है, इसका मतलब क्या है कि आप इससे अगर ऊपर हैं तो आप अबव पॉवर्टी लाइन में। ये तो सरप्लस में 200 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी ये सरप्लस में है। तो क्या ये शॉर्टफॉल है? शॉर्टफॉल का मतलब होता है कि आप कहीं से कितना रह जाना, आप अपने गोल से 1 इंच दूर रह गए, इतना का शॉर्टफॉल हो गया। तो क्या ये सरप्लस है पर ये शॉर्टफॉल नहीं है? यानी पूरी जो एपीएल पॉपुलेशन होगी उसके शॉर्टफॉल कितना होगा? उसका शॉर्टफॉल तो 0 होगा, अंडा 0 होगा या नहीं? शॉर्टफॉल तो है ही नहीं ना, तो एपीएल का शॉर्टफॉल क्या होगा? 0 होगा। लेकिन बीपीएल वालों को शॉर्टफॉल पता चलेगा एक्चुअल में, किसी का 100 रुपए शॉर्टफॉल होगा, कोई 900 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता होगा उसका 100 रुपए शॉर्टफॉल है, किसी का 200 है तो 800 रुपए का शॉर्टफॉल है। उन सब शॉर्टफॉल को हम ऐड कर देंगे। तो हो सकता है लेट से पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है, चौथा, इसके पास 400 रुपए का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, ये 300 का करता है, ये 200 को करता है, ये 900 को करता है। इसका शॉर्टफॉल है 100 रुपए, इसका शॉर्टफॉल है 800, इसका है 700, इसका है 600 शॉर्टफॉल। इन सब शॉर्टफॉल को ऐड कर दे और इनकी टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर दे, तो क्या हमें एवरेज शॉर्टफॉल निकल आ जाएगा? एवरेज शॉर्टफॉल निकल आएगा। और एपीएल वालों को तो हमने 0 मान ही लिया है, उनका तो शॉर्टफॉल है ही नहीं। बीपीएल वालों को हमने निकाल लिया, इतना शॉर्टफॉल है। तो एवरेज अगर शॉर्टफॉल निकल आया, यानी इतनी इनकम अगर हम इनको दे दें, एवरेज शॉर्टफॉल इनकम अगर निकल आई, ये तो यही निकल के आया ना कि इतना पैसा अगर इनको हम दे दिया जाए तो ये पॉवर्टी लाइन पर आ जाएंगे, और थोड़ा सा और ज्यादा दे दें तो ये अबव पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। हमें गरीबी कम ही तो करनी है, पॉवर्टी का एलिवेशन ही तो करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी तो है हमारा। तो
पॉवर्टी गैप क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, पॉवर्टी गैप निकालते हैं। गैप में भी हम शॉर्टफॉल निकालते हैं पूरी पॉपुलेशन का, लेकिन पूरी पॉपुलेशन में हम निकाल किसका रहे हैं, बेसिकली बीपीएल का ही तो निकाल रहे हैं, क्योंकि एपीएल का तो हम 0 मान के चल रहे हैं। तो बीपीएल का हमने शॉर्टफॉल निकाला और हमने देखा कि बीपीएल में शॉर्टफॉल करके हमने सबका एवरेज निकाला, और अगर एवरेज इनकम जितनी इनकम आई उस एवरेज इनकम को अगर इन बीपीएल वालों को दे दिया जाए तो ये क्या होगा, पॉवर्टी लाइन को भी क्रॉस कर देंगे अगर थोड़ा सा और ज्यादा दे दिया जाए। अगर उतना दे रहे हो तो पॉवर्टी लाइन पर आ जाएंगे। तो यहां पर अगर आप लिखें एवरेज शॉर्टफॉल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर पॉवर्टी फ्रॉम पॉवर्टी लाइन फॉर एंटायर पॉपुलेशन एंड एवरेज शॉर्टफॉल ऑफ नॉन पुअर इज 0, लिख लेना बेटा, क्योंकि एपीएल बाद में आप पूछोगे कि सर ये सरप्लस था, शॉर्टफॉल कहाँ है, इसका तो आप कुछ कैलकुलेट ही नहीं किए, इसको 0 क्यों ले रहे हैं। भैया नॉन पुअर का मतलब क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन वालों का शॉर्टफॉल नहीं है, सरप्लस है, शॉर्टफॉल तो 0 है। समझ गए इस चीज को। तो यहां पर ये स्टेटमेंट लिख लेना, एवरेज शॉर्टफॉल ऑफ नॉन पुअर इज 0। तो पॉवर्टी गैप हमें बता क्या रहा है, ये हमें बताना क्या चाह रहा है, बताना ये चाह रहा है, इट टेल्स अस दैट एवरेज इनकम नीडेड टू टेक एंटायर बीपीएल पॉपुलेशन ऑन पॉवर्टी लाइन। पूरी बीपीएल पॉपुलेशन को हम कितना पैसा एवरेज दे दें ताकि ये सारे लोग पॉवर्टी लाइन पर आ जाएं, और थोड़ा सा और दे दें तो अबव पॉवर्टी लाइन पहुंच जाए, अबव पॉवर्टी लाइन पहुंच जाए। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि जितना ज्यादा पॉवर्टी गैप होगा, जितना ज्यादा पॉवर्टी गैप होगा उतनी ज्यादा डेप्थ होगी पॉवर्टी में, क्या ये कहना गलत है? बिल्कुल नहीं है। पॉवर्टी गैप ज्यादा है तो उस पॉवर्टी लाइन से गैप ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उतना ज्यादा क्या है, डेप्थ है पॉवर्टी की, यानी उतना ज्यादा इंटेंसिटी है पॉवर्टी में। तो पॉवर्टी गैप ज्यादा तो मोर डेप्थ इन द पॉवर्टी। तो क्या रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल लीजिए, पॉवर्टी गैप रेशियो इक्वल टू पॉवर्टी गैप डिवाइड बाय पॉवर्टी लाइन। अगर जिसका पॉवर्टी गैप रेशियो ज्यादा होगा उतना ज्यादा गरीब वो होगा, उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी पॉवर्टी की, उतना ज्यादा पॉवर्टी गैप है। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ आ गई? तो आपको यहां पर मैंने 3-4 चीजें सिखा दी कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है, इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हेड काउंट रेशियो से। एक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं बताइए भाई, इंटेंसिटी कैसे, पॉवर्टी गैप से, पॉवर्टी गैप से। और इसी से हमको पता चलता है डेप्थ कितना है, पॉवर्टी गैप से हमने पॉवर्टी गैप रेशियो भी निकाल लिया। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे निकालते हैं पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया। अब पॉवर्टी लाइन, ये जो मैंने 1000 रुपए के आपको बोल दिया कि इतनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मैं मान लेता हूं कि अभी 1000 रुपए मैंने उस समय माना था, लेकिन इसको एक्चुअल में निकाला कैसे जाए। किसी भी कंट्री में, इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में कैसे निकालें कि कितनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी इंसान को, अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कितना उसके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना चाहिए, तो ये कैसे निकालें, इसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया। कि चलो भाई एस्टिमेट करके देखते हैं। पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या है कि बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए। ये जो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेट करने वाला कि पॉवर्टी लाइन कितनी होगी, इसका काम पहले आफ्टर 1960 यानी इंडिपेंडेंस के बाद 1960 में इसका काम जो है, पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन का काम जो है, हमने प्लानिंग कमीशन को दिया था। और प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, उस समय प्लानिंग कमीशन होता था, अब नीति आयोग है उसकी जगह पर। तो प्लानिंग कमीशन ने ये काम जो है वो डिफरेंट कमिटीज को दे दिया। तो हमने ये काम प्लानिंग कमीशन को दिया, प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी लाइन कितनी होगी, कौन सी कहां पर होगी, पॉवर्टी लाइन की क्या डेफिनेशन होगी, ये काम इन्होंने डिफरेंट कमिटीज को दे दिया। और पहली कमिटी जो बनाई गई 1972-73 में, दांडेकर एंड रथ कमिटी, उस कमिटी ने बताया कि चलो ठीक है, हम पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन निकालते हैं। और लेकिन हम पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेशन निकालेंगे, हम कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन निकालेंगे। कैलोरी बेस्ड का मतलब ये है कि हम ये निकालेंगे कि किसी एक इंसान को एक दिन में कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितना कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना फूड की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने कहा कि 2250 किलो कैलोरीज पर पर्सन पर डे, ये होगी पॉवर्टी लाइन। यानी जो इंसान एक दिन में, एक आदमी अगर 2250 किलो कैलोरीज को कैलोरी कंज्यूम करने के लिए कितना खर्चा करेगा, उस खर्चे को हम बोलेंगे क्या, पॉवर्टी लाइन। समझे या नहीं समझे? तो दांडेकर एंड रथ कमेटी ने बोला कि जो पॉवर्टी लाइन होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन कैलोरी बेस्ड, जो होगी वो कैलोरी बेस्ड होगी पॉवर्टी लाइन। और कैलोरी बेस्ड कैसी होगी कि आपके पास कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की। तो किसी एक इंसान को उन्होंने बोला कि एक दिन में 2250 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, इसको पाने के लिए, इसको कंज्यूम करने के लिए उसको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, उसको हम कहेंगे पॉवर्टी लाइन। और इन्होंने केवल फूड पर ध्यान क्यों दिया, केवल कैलोरी पे ध्यान क्यों दिया? क्योंकि अगर आप देखें बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट में रोटी, कपड़ा और मकान, कपड़ा और मकान के बिना तो आप रह सकते हैं, पर क्या रोटी के बिना रह सकते हैं? रोटी के बिना नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब हमें रोटी भी देखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहां पर हम बात करेंगे
कैलोरीज की, तो दांडेकर एंड रथ कमेटी ने बोला कि वी विल ब्रिंग कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। और उन्होंने बोला कि क्या होगी पॉवर्टी लाइन, एक दिन में एक आदमी कितने किलो कैलोरीज कंज्यूम करेगा, बेसिक कितना मिनिमम किलो कैलोरीज कंज्यूम करेगा, उस कंज्यूम करने के लिए उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा, वो होगी पॉवर्टी लाइन। वो होगी पॉवर्टी लाइन। समझ आई बात। इसी चीज को 1972-73 में बात हुई थी। उसके बाद 1978 में अलग कमेटी बनाई गई। अलग कमेटी ने कहा कि यार ये बात तो ठीक है कि ठीक है कैलोरी बेस्ड है, मैं उस पर कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं। उस कमेटी ने कहा कि ठीक है हम कैलोरी बेस्ड ही रखते हैं। गवर्नमेंट ने वो चीज़ अडॉप्ट कर ली और गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करने के बाद कहा ठीक है। अलग कमेटी जब बनाई गवर्नमेंट ने, तो उस अलग कमेटी ने क्या बोला कि ठीक है हम कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन मान लेते हैं, लेकिन रूरल आदमी और एक अर्बन आदमी की कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। रूरल का आदमी है, खेत में जाता है, दोपहर के 12 बजे हल चलाता है, उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एक अर्बन में बैठकर एसी में बैठकर काम करने वाले से। एसी में तो नहीं बैठा होगा, लेकिन वो पॉवर्टी लाइन के अगर नीचे आ रहा है तो उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट फिर भी कम होगी एक गांव वाले से। इसका मतलब है कि रूरल में जो है और जो अर्बन में है, तो रूरल वाले की किलो कैलोरीज जो कंजम्पशन है, जो कैलोरी है, वो ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अर्बन। यानी दोनों का सेम मत रखिए। तो अलग कमेटी ने क्या बोला कि फॉर रूरल जो होगा वो 24 किलो कैलोरीज पर पर्सन पर डे होगा हमारा पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया, और अर्बन के लिए होगा 2100 किलो कैलोरीज पर पर्सन पर डे। ये अलग कमेटी ने बोला। अब इसके बाद आएंगे तेंदुलकर कमेटी। चेयरमैन होंगे सुरेश तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं है यहाँ पर, सुरेश तेंदुलकर हैं। 2004-2005 में तेंदुलकर कमेटी बनी थी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ने इस कमेटी के ही सजेशन सारे जो हैं वो अडॉप्ट कर लिए थे। उसी के हिसाब से आज भी हम पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करते हैं। तेंदुलकर कमेटी को ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो तेंदुलकर कमेटी क्यों बनाई गई, पहले इस डिबेट को हमें समझना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड में अगर हम समझें तो पॉवर्टी की उस समय एक डिबेट चलती थी। एक डिबेट क्या थी, उस समय डिबेट हुआ करते थे। अब डिबेट देश में ये चल रहा था कि जो हमारा ऑफिशियल हेड काउंट रेशियो है, हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या है कि पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं। तो जो हमारा हेड काउंट रेशियो ऑफिशियल जो हमारा गवर्नमेंट डेटा दे रहा है हेड काउंट रेशियो का, दैट हेड काउंट रेशियो इज अंडरस्टिमेटिंग एक्चुअल पॉवर्टी। तो जितनी गरीबी देश में है उसको अंडरस्टिमेट कर रहा है हेड काउंट रेशियो। मतलब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि हो सकता है 100 लोगों में से गवर्नमेंट बोल रहा है कि सिर्फ 26 लोग गरीब हैं, लेकिन हो सकता है गरीबी 42 लोगों के अंदर हो, यानी 42 लोग हों जो गरीब हों, लेकिन गवर्नमेंट का डेटा क्या बोल रहा है कि सिर्फ 26 लोग गरीब हैं। यानी गवर्नमेंट का जो डेटा है वो अंडरस्टिमेट कर रहा है एक्चुअल पॉवर्टी, यानी जितनी गरीबी है उतनी गरीबी को बता नहीं रहा गवर्नमेंट का डेटा। ऐसा होता है ना कि हो सकता है एक एक्सीडेंट में 400 लोग मर गए, तो गवर्नमेंट बोलता है सिर्फ 100 लोग ही मरे हैं, 400 लोग नहीं मरे हैं। यानी गवर्नमेंट इज अंडरस्टिमेटिंग दैट डेटा। तो उस समय एक डिबेट हो रहा था कि जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल हेडकाउंट रेशियो है, दैट रेशियो हेडकाउंट रेशियो इज अंडरस्टिमेटिंग एक्चुअल पॉवर्टी। उतनी गरीबी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा गरीबी है, लेकिन गवर्नमेंट का डेटा बहुत कम बता रहा है गरीबी। और गवर्नमेंट का डेटा बता क्या रहा था उस समय, तो 2005 में जो ऑफिशियल हेडकाउंट रेशियो था वो था 26%। 26% कहने का मतलब यह है कि पूरी पॉपुलेशन का केवल 26% लोग जो है वो गरीब हैं। ये प्लानिंग कमीशन और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये डेटा दे रहा था। तो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डेटा था वो था 26%, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी साथ में एक डेटा दे रहा था इंडिया के लिए। वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन वर्ल्ड बैंक कैसे करता है उसके हिसाब समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है पॉवर्टी के लिए कि एक आदमी एक दिन में अगर $1 से ज्यादा का अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, अगर $1 से नीचे का करता है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। यानी वर्ल्ड बैंक का 2004-05 में क्या क्राइटेरिया था पॉवर्टी लाइन के लिए, $1 पर पर्सन पर डे। लेकिन हम तो डॉलर में कंज्यूम करते ही नहीं, हम तो रुपया में करते हैं। तो उसको कैसे एक्सचेंज करें, उसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट से एक्सचेंज करेंगे। हम उसको परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट से एक्सचेंज करेंगे। हम वाले एक्सचेंज रेट से नहीं करेंगे, कौन सा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो हमने पढ़ा था उससे नहीं करेंगे। यानी $1 का जो एक्सचेंज रेट होगा वो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। अब ये क्या होता है, यूनिट नंबर 6 आप देखिए। तो जो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है उसकी पॉवर्टी लाइन क्या होगी, $1 पर पर्सन पर डे। अभी क्या है, अभी के लिए वर्ल्ड बैंक की क्या क्राइटेरिया है, $1.9 पर पर्सन पर डे। ठीक है, अभी $1 नहीं है, 2004-05 में था $1 पर पर्सन पर डे एट PPP परचेजिंग पावर पैरिटी। और इसके हिसाब से जब वर्ल्ड बैंक ने कैलकुलेट किया इंडिया के लिए, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मी देयर इज 42% इंडियन हाउस होल्ड्स आर पुअर। यानी वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि पूरी पॉपुलेशन का 42% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है, और इंडिया बोल रहा है कि सिर्फ 26% जो है वो पुअर है।
तो क्या इंडिया का जो ये ऑफिशियल डेटा है हेड काउंट रेशियो, क्या ये अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा पॉवर्टी को? ये डिबेट था। देखो भाई, बैकग्राउंड बिना समझे मैं आपको अगर सीधे समझा दूं कि तेंदुलकर साहब ने क्या क्या कहा है तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज को। इसको समझना पड़ेगा आपको, फिर समझा देंगे क्या क्या बोला उन्होंने। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो चीजों में टाइम लगता है तभी दिमाग में घुसता है। आपके पास कंट्रोल है, स्पीड आप तेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब आपको ये कंट्रोल देता है, तेज कर सकते हो, धीमा कर सकते हो, जैसा भी करना चाहते हो आप कर लो। लेकिन मैं तो आपको इसी पेज से पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे जितना ज्यादा, अगर कोई जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी मुझे समझाना है ये चीज, तो बैकग्राउंड तो समझना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि 42% गरीब हैं और इंडिया का ऑफिशियल डेटा बोल रहा है 26% गरीब हैं। और इंडिया का ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, देखिए समझिए इस चीज को, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ इंडिया में, उसने ये बात बोली कि अकॉर्डिंग टू मी 46% चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर आर मेल न्यूट्रिशियस। मेल न्यूट्रिशन से वो गुजर रहे हैं, यानी इंडिया में जो 5 साल से बिलो के बच्चे हैं उनमें से 46% जो बच्चे हैं वो मेल न्यूट्रिशियस हैं, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी में। और ऐसा क्यों है? गरीबी एक कारण हो सकता है, उसके पास खाने के लिए हो ही ना। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का सर्वे जब आया तो उसने भी एक बात बोली कि अप्रोक्सीमेटली 46% ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज आर मेल न्यूट्रिशियस चिल्ड्रन। सो ये पूरा डिबेट होने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, इट वॉज सेड दैट HCR हेड काउंट रेशियो इज नॉट अ गुड मेथड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन। तो जिस पॉवर्टी लाइन के हिसाब से वो हेड काउंट रेशियो मेजर कर रहे थे वो पॉवर्टी लाइन शायद ठीक नहीं है अभी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम एक कमिटी और बनाते हैं जो बताएगा कि पॉवर्टी लाइन होनी क्या चाहिए। तो इन दिस बैकग्राउंड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड तेंदुलकर कमिटी अंडर सुरेश तेंदुलकर। बात समझ में आई? अब ये तेंदुलकर साहब ने क्या कहा ये चीज समझ लेते हैं। रिकमेंडेशन बाय तेंदुलकर कमिटी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पहले ऐसा करते हैं कि रूरल हो चाहे अर्बन हो, ये जो कंजम्पशन बास्केट है जो रूरल और अर्बन कंज्यूम करते हैं, जिसके ऊपर वो एक्सपेंडिचर करते हैं, ये कंजम्पशन बास्केट जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक होनी चाहिए। यानी पॉवर्टी लाइन जो बास्केट है, कंजम्पशन बास्केट है क्या? द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड इज पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या है कि बेसिक जो गुड्स एंड सर्विसेज जो गरीब आदमी कंज्यूम कर रहा है, वो जो बास्केट है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो क्या है? कंजम्पशन बास्केट है। तो सुरेश तेंदुलकर साहब ने ये बात बोला कि ये बास्केट जो होना चाहिए वो सिर्फ एक होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये बात बोली, देखिए तेंदुलकर साहब के दिमाग में क्या होगा इस समय कि वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 42% गरीब हैं और इंडिया बोल रहा है 26% गरीब हैं, तो किसी ना किसी तरह से हमको 26% से खींचकर 42% के पास तो ले जाना ही पड़ेगा। यही तो सोच रहे हैं वो, नहीं तो हम अगर वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में आएंगे नहीं तो फिर सबको यही बोलेगा कि फिर से गवर्नमेंट अंडरस्टिमेट कर रही है अपना डेटा। तो पहले उन्होंने बोला कि चलो हम पहले जो बास्केट है, जो हमारा कंजम्पशन बास्केट है, उसको पहले हम सीधे करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो कंजम्पशन बास्केट है, देखिए वहां पर तय हुई थी 1973-74 में हमने इसको डिसाइड किया था। अब ये कंजम्पशन बास्केट जो है वो क्या हो चुकी है? आउटडेटेड हो चुकी है। इसको हमें अब क्या करना पड़ेगा? इसको हमें इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन लाना पड़ेगा, रिफॉर्म लाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, जो अर्बन बास्केट है उसको सेम रखते हैं, रूरल बास्केट को हम क्या करते हैं? अपग्रेड करके अर्बन लेवल पे ले आते हैं। अब रूरल बास्केट को अपग्रेड करके अर्बन लेवल पे ले आओगे तो पॉवर्टी लाइन जो थी पहले, वो पॉवर्टी लाइन बढ़कर कुछ और हो जाएगी। अगर पॉवर्टी लाइन पहले यहां पर थी और बढ़ के, ये पूरी पॉपुलेशन था और ये पॉवर्टी लाइन थी, अगर बढ़ के यहां पर आ गई तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे? गरीबी रेखा के अंदर आ जाएंगे। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन जो बीपीएल पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कि हेड काउंट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट दिस इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया ना कि आपने क्या किया? पॉवर्टी लाइन को ही उठा के खींच के ऊपर कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हेड काउंट रेशियो में अंदर आ जाए, तो बीपीएल के लोग बढ़ जाएंगे तो हेड काउंट रेशियो बढ़ जाएगा, तो हम मैच कर लेंगे वर्ल्ड बैंक के जो डेटा है उसके साथ। तो ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इस बात को आप समझे। और दूसरा चीज उन्होंने क्या किया? दूसरा चीज तेंदुलकर साहब ने ये बात बोला कि हमें कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन से आगे जाना पड़ेगा। भाई हमें केवल खाना है तो नहीं खाना ना, ठीक है, खाना एक रिक्वायरमेंट है, फूड एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन ठीक है, अब देखिए 2004-5 का टाइम पीरियड चल रहा है, उस समय मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट आएगी और वहां से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुई थी। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, 2003 से 2008 की बढ़िया जीडीपी ग्रोथ रेट थी, ठीक है। तो तेंदुलकर साहब ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली कि हमें कैलोरी बेस्ड से शिफ्ट हो जाना चाहिए, हमें कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा बियॉन्ड भी जाना चाहिए। तो कैलोरी यानी फूड को तो इंक्लूड कीजिए ही, साथ में नॉन फूड एक्सपेंडिचर तो इंक्लूड कीजिए। अगर वो गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा भी तो रहा होगा, कुछ हेल्थ की भी सर्विसेज अफोर्ड कर रहा होगा, वो सब खर्चा भी तो इंक्लूड करो यार।
वो सब खर्चा भी तो इंक्लूड करो। तो उन्होंने बोला कि फूड के बियॉन्ड चाहिए, कैलोरी के साथ नॉन फूड एक्सपेंडिचर को भी काउंट कीजिए, एजुकेशन, हेल्थ, मेनी अदर्स फैक्टर्स, उनको भी आप कैलकुलेट कीजिए। उनको भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ये टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, यानी पॉवर्टी लाइन का वो बार था वो यहां आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, बीपीएल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हेड काउंट रेशियो बढ़ जाएगा, हेड काउंट रेशियो बढ़ जाएगा। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। तो तेंदुलकर साहब ने दूसरी बात ये कही कि कैलोरी बेस्ड से भी हमें बियॉन्ड जाना पड़ेगा, नॉन फूड एक्सपेंडिचर को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको कंप्लीट करके जाएंगे आज भाई, ठीक है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पर कंप्लीट करेंगे इसको आज। एंड तीसरा ये है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया शुड बी ऑन एमआरपी बेस ओनली। तो तीसरी बात उन्होंने कहा कि एमआरपी यानी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के बेसिस पे किया जाएगा। अभी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड क्या है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड क्या है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो बिफोर तेंदुलकर जो था वो क्या था, हम उस समय यूआरपी और एमआरपी दोनों यूज करते थे, लेकिन आफ्टर तेंदुलकर साहब हम सिर्फ एमआरपी यूज करेंगे। एमआरपी क्या है समझते हैं भाई। यहां पर एनएसएसओ का सर्वे होगा, एनएसएसओ के लोग जाएंगे और जैसे कि मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट में यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस समझाया था, वही काम यहां पर करेंगे। यहां पर क्या होगा, एनएसएसओ का ऑफिसर जाएगा और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे करेगा। क्या बोलेगा, लोगों से क्या पूछेगा कि बताओ कि इतने दिनों में तुमने कितना एक्सपेंडिचर किया है फूड पर, कितना एक्सपेंडिचर किया है नॉन फूड पर, वो ये सवाल पूछेगा। ये सर्वे का क्या मतलब होता है, जा जाकर घर घर जाकर पूछना ये चीज, ये काम करेंगे। और कंजम्पशन बास्केट, जो उसके पास बास्केट क्या है, जो उसको दी गई है कि भाई ये कंज्यूम करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं, ये बास्केट है कंजम्पशन बास्केट, उसमें फूड आइटम्स भी होंगे, नॉन फूड आइटम्स भी होंगे, A4 शीट होगी, इसके पास सारा कुछ लिखा हुआ होगा, वो पूछता जाएगा और टिक्की लगाता जाएगा। यही काम करता है ऑफिसर। 3 मेथड है, तीनों मेथड समझते हैं। पहला मेथड है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। याद कीजिए जब मैं आपको यूजुअल स्टेटस समझा रहा था अनएम्प्लॉयमेंट में, तो रेफरेंस पीरियड हम मान रहे थे 1 साल का। यहां पर जब भी हम कोई चीज पूछेंगे, उस पूछने वाले पीरियड को बोलते हैं रिकॉल पीरियड, कि रिकॉल करके बताओ कि 30 दिन में कितना तुमने फूड पर खर्चा किया, रिकॉल करो। तो ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में क्या था कि फूड और नॉन फूड आइटम्स, दोनों आइटम्स के लिए पूछा जा रहा था कि बताइए 30 दिन के अंदर आपने फूड में कितना खर्चा किया है और नॉन फूड में कितना खर्चा किया है। जितना वो बता दे रहा था उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो लिख ले रहा था। इस मेथड को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, यानी फूड और नॉन फूड कुछ भी हो, रिकॉल के लिए केवल एक ही मेथड है, 30 दिन का क्राइटेरिया है। 30 दिन में बताइए आपने फूड और नॉन फूड पर कितना खर्चा किया। लेकिन यार ये हो सकता है कि नॉन फूड में उसने 30 दिन, हो सकता है कपड़ा खरीदना हो, उसको शर्ट खरीदना हो, हर महीने तो वो शर्ट खरीदेगा नहीं, हो सकता है साल में एक बार शर्ट खरीदेगा। तो नॉन फूड जैसा आइटम के लिए तो आपको साल में एक बार पूछना चाहिए ना, कि साल में पूछना चाहिए कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया शर्ट पे, क्लोथिंग पर, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। ये तो साल में एक बार पूछिए ना। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में तो क्या पूछ रहे हैं, हर 30 दिन में ये पूछ रहे हैं कि पिछले 30 दिनों में तुम बताओ फूड पर और नॉन फूड पर कितना खर्चा किया। हो सकता है नॉन फूड पर उसने किया ही ना हो सकता है उस महीने उसने शर्ट खरीदी ना हो जब सर्वे हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए दूसरा मेथड है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, एमआरपी, इसी का यूज करेंगे तेंदुलकर साहब, ठीक है। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में बोला गया कि फूड के लिए रिकॉल पीरियड होगा 30 दिन का, यानी 30 दिन, याद करके बताओ रिकॉल पीरियड क्या है, 30 दिन का। 30 दिन में तुमने फूड पर कितना एक्सपेंडिचर किया है, और 365 दिन होगा नॉन फूड के लिए, यानी 365 दिनों में बताइए आपने नॉन फूड पर कितना एक्सपेंडिचर किया है। इससे बोल रहे हैं मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। अब इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो आएगा मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। मॉडिफाई क्यों किया, मॉडिफाई ऐसा किया कि फूड जो आइटम्स हैं उसमें कुछ आइटम्स ऐसा आइटम होगा जो पेरिशेबल आइटम होगा, यानी टोमेटो क्या है, टमाटर क्या है, सड़ जाएगा कुछ दिन में, पेरिशेबल आइटम है। और कुछ होंगी दालें, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, वो तो भैया कुछ पेरिशेबल नहीं है ना, वो तो महीनों महीनों चल सकती है। इसका मतलब क्या है कि फूड आइटम्स में भी 2 कैटेगरी है, एक पेरिशेबल है, एक नॉन पेरिशेबल है। तो पेरिशेबल आइटम के लिए हम रिकॉल पीरियड रखेंगे 7 दिनों का, यानी उनसे पूछेंगे कि पेरिशेबल आइटम में पिछले 7 दिनों में कितना पेरिशेबल आइटम खाए हो, कितना उसमें एक्सपेंडिचर किए हो, ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि बताओ 30 दिनों में फूड पर कितना एक्सपेंडिचर किए हो जो पेरिशेबल नहीं है। और तीसरा उनका होगा सवाल कि 365 दिनों में नॉन फूड पर कितना एक्सपेंडिचर किए हो, तब वो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो काउंट करेंगे। इसे बोलते हैं मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। ये तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी तेंदुलकर साहब ने बोला कि हम ऐसा करते हैं यूआरपी और एमआरपी दोनों पहले यूज करते थे, ये नहीं करते हैं, हम सिर्फ एमआरपी का यूज करते हैं। और उन्होंने बोला, ऐसा इसलिए बोला कि उन्होंने बोला कि यार देखो पहले से ही पॉवर्टी कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, सो ऐसा करते हैं कि कुछ रैशनल चीज ढूंढते हैं और एक पर जाते हैं, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड पर ही ढूंढते हैं। तो बेटर एंड रैशनल, ठीक है। और यहां पर उन्होंने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, एमआरपी बेसिस पे चलते हैं, ताकि जब भी हम कोई पॉवर्टी लाइन का कैलकुलेशन करें, आगे भी अगर हम करें तो हम पॉवर्टी को हम कैलकुलेट कर सकें एक ही मायने पर।
हम अलग अलग दो दो तीन तीन चीजें करेंगे तो कंपैरिजन में बहुत दिक्कत होगी। तो हर चीज एमआरपी बेसिस पे होगा, मिक्स रिकॉल बेसिस पे। इसका मतलब क्या है, हर बार यही पूछा जाएगा कि फूड पर कितना खर्चा किया पिछले 30 दिनों में और नॉन फूड पे 365 दिनों में आपने कितना खर्चा किया है, ये पूछा जाएगा। तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म हो गया, यानी हर बार यही जब पूछा जाएगा तो कंपैरिजन में आसानी होगी। एक बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये होगी यहां पर कि ठीक है आपने, अब देखिए पॉवर्टी लाइन हर बार तो डिसाइड होगा नहीं, एक बार 1972 हो गया, उसके बाद 1978 में हो गया, अब 2004 में हो रहा है। तो हर बार हर साल तो पॉवर्टी लाइन को आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, लेकिन हर साल क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। यानी हो सकता है आपने जिस साल में पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किया उस साल आपने बता दिया कि 1000 रुपए जो है वो पॉवर्टी लाइन है, 1000 रुपए जो है वो है पॉवर्टी लाइन है। लेकिन यार एक बात बताओ, 1000 रुपए पॉवर्टी लाइन है ठीक है, लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा उस तरह से इस 1000 रुपए की परचेजिंग पावर डिक्रीज नहीं हो जाएगी, परचेजिंग पावर डिक्रीज नहीं हो जाएगी। इन्फ्लेशन का क्या मतलब था कि करेंसी की वैल्यू घट जाएगी, यानी 1000 रुपए की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो पॉवर्टी लाइन और नीचे नहीं आती जाएगी, उनका खर्चा तो और ज्यादा होता जाएगा ना। आप ये बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि इस इन्फ्लेशन को इंडेक्स करना पड़ेगा। जैसे हम नॉमिनल जीडीपी जब निकालते थे तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट को इंडेक्स कर लेते थे, साथ में ले आते थे, है ना। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या था, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी था, ग्रोथ का इंपैक्ट भी था। वैसे ही हम क्या करना चाह रहे हैं कि जब ये कंजम्पशन, जब पॉवर्टी लाइन लाना चाह रहे हैं तो उस पॉवर्टी लाइन को हमें इंडेक्स भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी इंडेक्स को यूज कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को यूज कर सकते हैं। तो हो सकता है जब पहले क्या करते थे हम, इस प्राइस को इंडेक्स करने के लिए, तो एडजस्ट करने के लिए कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाकई में कितना है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम प्राइस इंडेक्स का यूज करते थे रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन को, डिफरेंस को बताने के लिए। और ये पहले हम करते थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ये पहले हम करते थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, यानी प्री 2004-5 की बात है, पहले हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से बात करते थे। अब हम फिशर प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं, फिशर प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं। लिखिए इस चीज को आप, अब हम इस चीज का यूज करते हैं फिशर प्राइस इंडेक्स का। तो ये किसने कहा था, ये भी तेंदुलकर साहब ने कहा था। तेंदुलकर साहब ने कहा कि हमें फिशर प्राइस इंडेक्स का यूज करना चाहिए पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने ऐसा बोला कि देखो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आप यूज कर रहे हो, अब याद कीजिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या, हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा है कि उसमें कुछ गुड्स होते हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं। अब वहां पर कुछ ऐसे गुड्स भी होंगे जो ये पॉवर्टी लाइन में जो लोग आ रहे हैं, बीपीएल लोग, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग वो चीज यूज ही नहीं करते होंगे। अरे जो सीपीआई का जो बास्केट है वहां पर इंपोर्टेड गुड्स भी हैं। अरे पॉवर्टी लाइन में जो बिलो पॉवर्टी लाइन आदमी आ रहा है वो बहुत से ऐसे इसमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो वो यूज ही नहीं करता होगा। तो इसका सीपीआई का इन्फ्लेशन लेकर क्या इंडेक्स करोगे, क्या इंडेक्स करोगे सीपीआई का इन्फ्लेशन लेके, सही इंडेक्सिंग नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करती है उसको इंक्लूड करके एक अलग से बास्केट बनाइए। और वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज यूज करती है ये कैसे पता चलेगा? तो जब एनएसएसओ सर्वे कर रहा था तो ये पूछ रहा था बात कि आप फूड में कौन सा फूड खाए, कौन सा फूड नहीं खाए, आपने नॉन फूड में कहां पर खर्च किया, कहां पर खर्च नहीं किया। तो उनको पता चल गया कि ये कौन से गुड्स और कौन सी सर्विसेज लेते हैं। उसका इन्होंने क्या किया, अलग से बास्केट बना लिया। अब इस बास्केट में जो ये गरीब लोग यूज करते हैं, जो ये चीज कंज्यूम करते हैं, उस बास्केट के प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है, अगर ये कोई बता दे तो ठीक है। इसको हमने बोला कि हम इसके लिए क्या निकाल लेते हैं, फिशर प्राइस इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो फिशर प्राइस इंडेक्स क्या है, क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर जो बीपीएल वाकई में कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, कौन से गुड्स की, उस पर कितना खर्चा कर रहा है, ये केवल यहां पर वही गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। इससे कौन बताएगा, फिशर प्राइस इंडेक्स। तो तेंदुलकर साहब ने कहा कि भाई सीपीआई का यूज मत कीजिए, इंडेक्सिंग के लिए सीपीआई का यूज मत कीजिए, आप क्या कीजिए, फिशर प्राइस इंडेक्स का यूज कीजिए, क्योंकि इसमें एकदम प्रिसाइज वही गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो वाकई में बीपीएल पॉपुलेशन यूज कर रही है, जो वाकई में बीपीएल पॉपुलेशन यूज कर रही है। ये चार बातें कही तेंदुलकर साहब ने, समझ आई बात, ये चार बातें समझ में आई। पहली बात क्या कही कि यूनिफॉर्म कंजम्पशन बास्केट होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन से बियॉन्ड जाकर हमें नॉन फूड एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि हमें एमआरपी बेसिस पर ही केवल निकालना चाहिए, ओनली ऑन एमआरपी बेसिस, ताकि कंपैरिजन भी आसान हो सके। और चौथी बात उन्होंने कही कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जगह हमें फिशर प्राइस इंडेक्स यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फिशर प्राइस इंडेक्स होता है ओनली बी कैलकुलेटेड विद क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर डेटा इन द सर्वे। सर्वे में जो क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर का डेटा है उसी के हिसाब से ये बनाया जाता है फिशर प्राइस इंडेक्स।
ये थी तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन। तो यहां तक आप कवर करके आएंगे, यहां तक आप अगली क्लास में कंसोलिडेट करके आएंगे, तेंदुलकर कमेटी को पूरा समझ के आएंगे, कंसोलिडेट करके आएंगे। यहां तक जब कंसोलिडेशन होगा तो अगली बार हम पढ़ेंगे 2011-12 का रंगराजन कमेटी का रिकमेंडेशन ये पढ़ेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि रंगराजन साहब क्या कहते हैं और तेंदुलकर साहब क्या कहते हैं, और दोनों में कौन सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन देता है, ये समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया है, और उसके बाद आगे की बातें भी वहाँ पर करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।